चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग अभी तक जो है क्या क्या डिस्कस किया कि रिएक्टिव पावर कंपनसेशन वगैरह कैसे हो रहा है, कैसे क्या होता है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन से मेरा वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है, कैसे इंप्रूव करता है, ये सारे चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया है। और मैथमेटिकली हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो कंडेंसर या कैपेसिटर बैंक हम लोग यूज़ करते हैं वो किस तरह से पावर इंप्रूवमेंट कर रहा है, वो कैसे पावर इंप्रूव करता है। वो तो हम लोगों ने पहले देखा कि हाँ वो रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करता है, इधर कंज्यूम होता है, तो वो सब बातें तो हम लोग पहले हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग एक सिंपल सर्किट से चीज़ समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरा ये वोल्टेज सोर्स है ना। अब ये लाइन रेजिस्टेंस हो गया, इधर में जो मेरा है ये है लोड। लोड मेरा इंडक्टिव लोड है। मैंने पहले भी कहा था कि मोस्ट ऑफ द लोड हमारे इंडस्ट्री में होते हैं वो इंडक्टिव लोड होते हैं। इसीलिए जो है मैंने ये लोड जो है एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस का सीरीज में करके इस तरह से दिखाया है। प्योरली इंडक्टिव नहीं है, लेकिन इसे हम इंडक्टिव लोड ही कहेंगे। अब जो है इसमें हम लोग कुछ चीज़ एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लोड है ये जो है P एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है अभी फिलहाल, Q1 रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है एट पावर फैक्टर PF1। या फिर इसको हम लोग cos ∅1 लिख देते हैं, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। पावर फैक्टर हम लोग cos ∅ से रिप्रेजेंट करते हैं। cos ∅1 ये जो है इनिशियल स्टेज है कि अभी जो है विदाउट मेरा कैपेसिटर बैंक या किसी प्रकार का कंपनसेटर लगाने के पहले का जो कंडीशन है ये वो है कि जो कि ये P1 P रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है, Q1 रिएक्टिव पावर और cos ∅1 इसका पावर फैक्टर है। ठीक है। अब जो है मान लेते हैं इस केस में ये करंट जो है I ड्रॉ कर रहा है, मान लेते हैं ये I है। तो इसको अगर हम फेजर का टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से फेजर का टर्म, फेजर डायग्राम अगर हम बनाएंगे किस तरह से होगा। ये हो गया मेरा वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है दैट इज इक्वल टू VS, है ना। ये वोल्टेज जो है ये हो गया, नॉट VS होगा, इसमें कुछ ड्रॉप भी होगा लाइन का। मान लेते हैं VS है, इसके अक्रॉस VL है ना। VL वोल्टेज मान लेते हैं। ये VL का हम यहाँ फेजर ड्रॉ कर दिए, मान लिए सपोज इसका ये फेजर है। करंट जो होगा क्योंकि ये इंडक्टिव है तो करंट लैग करेगा। कितना लैग करेगा? प्योरली इंडक्टिव होने से मैं 90 डिग्री पूरा लैग करता, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव लोड नहीं है तो कुछ 90 डिग्री से कम लैग करेगा। मान लेते हैं कि ये जो है इतना डिग्री लैग कर रहा है, ∅1 एंगल, इसको इसी को हम लोग ∅1 बोल रहे हैं। ये हो गया ∅1 है ना। I करंट यहाँ हो गया, ये हो गया BL, क्योंकि करंट ∅1 एंगल लैग कर रहा है वोल्टेज से ड्यू टू इंडक्टिव नेचर ऑफ द लोड। ये रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसको अगर हम पावर ट्रायंगल पे अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। पावर ट्रायंगल इसको इस तरह से बना सकते हैं। P मेरा हो गया इधर, है ना, और इधर हो गया रिएक्टिव पावर कंज्यूम, ये हो गया ∅, ये हो गया Q1, ये हो गया P, ये हो गया S एपरेंट पावर। एपरेंट पावर जो होता है वो P और Q का फैक्टर सम होता है, या फिर इसको मैग्नीट्यूड अगर S का बोलेंगे तो वो हो जाएगा √P² + Q²। खैर ये सब चीज़ें तो ये हो गया पावर ट्रायंगल। इसमें एक चीज़ देखने वाली चीज़ है, S जो एपरेंट पावर है और ये जो I करंट है, ये लोग इसका एंगल ये भी ∅1 है, ये भी ∅1 बनाता है। ठीक। अब जो है हम लोग कैपेसिटर यहाँ लगा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ने कैपेसिटर बैंक यहाँ पे पैरेलल में लगा दिया। इससे क्या होगा, ये जो करंट यहाँ पे I आ रहा है तो कुछ इस करंट का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे जाएगा IL और कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा IC। मान लेते हैं ये करंट यहाँ डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि ये भी करंट कुछ करंट कंज्यूम करेगा कैपेसिटर बैंक भी। तो अब ये देखने वाली चीज़ है कि करंट जो IL लेगा ये लोड, वो तो वैल्यू यही रहेगा, तो ये लैगिंग ही पे लगेगा। लेकिन क्योंकि IC भी करंट ये ड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे I का वैल्यू जो होगा, I जो हो जाएगा IL + IC।
इसका फेजर सम हो जाएगा। आई एल और आई सी का फेजर सम होगा, या बोल सकते हैं वेक्टर सम, क्योंकि फेजर और फेजर डायग्राम या फेज जो हम लोग बनाते हैं ये वेक्टर रूल फॉलो करता है। इसमें मान लीजिए हम लोग को दो करंट अगर है, एक करंट ये है, एक करंट मान लीजिए कोई एक दूसरा डायरेक्शन में बनता है, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर्स का रूल फॉलो करता है, वेक्टर सम का रूल फॉलो करता है, उस वजह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो खैर अभी इसका हम लोग अगर फेजर के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे हम लोग ऊपर लिख देते हैं इसको I इक्वल टू आई एल प्लस आई सी। तो यहाँ पे वोल्टेज मेरा ये रहा, वोल्टेज भी तो सेम रहेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज है वो भी यही रहेगा। आई एल करंट जो था वो मेरा ये रहा जो पहले मैंने ड्रॉ किया था आई फाइव वन एंगल से। अब ये जो करंट ड्रॉ कर रहा है ये 90 डिग्री लीड करता है, तो ये वोल्टेज जो मेरा है वी, इसका 90 डिग्री लीड करने वाला करंट यहाँ ड्रॉ करेगा ये। अब ये दो करंट मिल के मेरा जो नेट करंट है वो आई होगा। तो अब अगर हमको पावर फैक्टर निकालना होगा नेट इस लोड का, वो हम निकालेंगे जो टोटल करंट आई जो है वो वोल्टेज के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसमें हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं आईसी का, थोड़ा सा इसको जो है हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। मान लेते हैं आईसी का वैल्यू ये है, ठीक है। अभी जो है इसका वेक्टर सम बनाएंगे हम लोग। तो मेरा जो नेट करंट होगा वो आई जो होगा वो हम देख रहे हैं कि जो पहले एंगल फाई वन बना रहा था अब वो घट करके फाई टू हो गया। मान लेते ये एंगल फाई टू है, वो एंगल जो है नेट करंट का एंगल जो है वो घट गया, क्योंकि एक कंपोनेंट यहाँ पे लीडिंग करंट वाला कंपोनेंट यहाँ मेरा ऐड हो रहा है। इस वजह से जो टोटल करंट हो रहा है वो जो है पहले जो एंगल पहले बना रहा था मान लीजिए फाइव वन, वो घट के ये हो गया। इसका मतलब इसका क्या रोल हुआ इस कैपेसिटर का, कि जो करंट मान लीजिए हम मान लेते हैं ये मेरा वोल्टेज है, ये मेरा लैगिंग करंट है, तो कैपेसिटर क्या किया उसको, जो मैं लैगिंग करंट इतना एंगल पे करा तो उसको घुमा के एकदम ऐसे कर दिया, उसको ढकेल करके ऊपर ले आया, ताकि मेरा जो एंगल पहले ज़्यादा था वो घट करके कम हो गया। एंगल मेरा कम जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पावर फैक्टर मेरा इम्प्रूव किया, यही होगा। तो इस तरीके से जो है करंट, ये लीडिंग करंट ड्रॉ करके पावर फैक्टर इस तरीके से इम्प्रूव करता है। चाहे हम इस तरह से ये बोले कि करंट लीडिंग करंट ड्रॉ करके पावर फैक्टर इम्प्रूव कर रहा है, या इसको हम उस तरह से भी बोल सकते हैं ये रिएक्टिव पावर जनरेट करके मेरा ये जो कंपनसेशन कर रहा है, जो भी रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है उसको कंपनसेशन कर रहा है। अब हम ये तो करंट का एंगल से हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब पावर का एंगल से भी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। पावर ट्रायंगल हमने बनाया इधर, चलिए पावर ट्रायंगल फिर से हम बना लेते हैं। पावर ट्रायंगल इस केस में कैसे बनेगा, मान लेते हैं ये मेरा हो गया P रियल पावर, इधर पहले जो था जब कैपेसिटर बैंक नहीं लगा था तो उस समय यहाँ Q1 था, ठीक है, उस समय यहाँ था Q1, और ये हो गया मेरा अपरेंट पावर S, ये हो गया फाई वन एंगल, ठीक है। अब जो है जब कैपेसिटर बैंक लग गया तो मेरा एंगल जो वो घट गया, फाई वन से हो गया फाई टू, जो कि एंगल कम गया था पहले से। इस केस में क्या होगा, रिएक्टिव पावर जो पहले मेरा ज़्यादा ले रहा था मेरा सिस्टम से, अब कम ले रहा है, Q2 ले रहा है, पहले से क्वांटिटी ज़्यादा था, मैग्नीट्यूड रिएक्टिव पावर का ज़्यादा था, अब कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, इतना क्वांटिटी कम हो रहा है, दैट इज Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2 जो है अभी कैपेसिटर बैंक लगाने के बाद जो ये पावर रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है ओवरऑल, दैट इज Q2। जब रिएक्टिव ये कैपेसिटर नहीं था तो Q1 कंज्यूम कर रहा था, तो चेंज इन कंजम्पशन क्या हुआ, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 हुआ। ये चेंज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर इतना रिएक्टिव पावर जो है इसने जरूर इंजेक्ट किया होगा सिस्टम में, तभी ये जो है घट करके इतना हुआ। अब पावर फैक्टर मेरा इंप्रूव किया, ये जो एंगल है यह घट गया एकदम, पहले जो बना था वो घट के कम हो गया। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे कितना रिएक्टिव पावर मेरा फाई वन एंगल था पहले, उसको फाई वन से फाई टू करने के लिए
मेरा कितना रिएक्टिव पावर इंजेक्ट हो करना पड़ेगा ताकि 5.1 से मेरा 5.2 मेरा पावर फैक्टर इंप्रूव करे। इस पर हम लोग अब आते हैं। आई होप इतना ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम लोग जो है अगले वीडियो में इसको क्लियर कर दें। देखिए यहाँ पे हमने पावर जो बनाया था पावर ट्रायंगल, उसको मैं फिर से एक बार बना देता हूँ। ये हो गया Q2, सॉरी ये हो गया Q1, पहले जो रिएक्टिव पावर जो लोड कंज्यूम कर रहा था, कैपेसिटर बैंक लगाने के बाद ये रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है Q2, है ना। तो एंगल जो है इसका 5.2 हो गया, और ये वाला जो एंगल है दैट इज 5.1, ये एंगल ज़्यादा है। तो पावर फैक्टर मैंने इंप्रूव कैसे कर रहा है, क्योंकि एंगल जो है 5.1 से घट करके 5.2 हो गया, इस तरह से घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि कैपेसिटर जो था वो लीडिंग पावर फैक्टर ड्रॉ कर रहा था। वो जो है रिएक्टिव पावर जो है Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर हैज बीन इंजेक्टेड बाय द कैपेसिटर बैंक। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं ये एंगल 5.1 है, तो tan 5.1 क्या हो जाएगा, Q1 बाय P, ये मेरा रियल पावर P है। रियल पावर में कोई चेंज नहीं हो रहा, जो भी चेंज हम लोग जो भी यहाँ पे कंपनसेशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, रिएक्टिव पावर का हो रहा है। रियल पावर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, रियल पावर मेरा सेम रहेगा। यहाँ पे रिएक्टिव पावर जो था पहले Q1 था वो घट करके अब Q2 हुआ है, तो Q1 अपॉन P हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, सिंपल चीज़ है। tan ऑफ 5.2 निकालते हैं हम लोग, 5.2 क्या होगा, ये परपेंडिकुलर 5.2 का केस में ये एंगल में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, दैट विल बी Q2 अपॉन P। अब जो है हमको निकालना है कि मान लीजिए वो जो कंडेंसर हम लोग जो है कितना KVAR है, हम लोग पहले ये बताए थे कि रिएक्टिव पावर जो है हम लोग KVAR में रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पावर किलोवाट में और अपरेंट पावर KVA में। तो जो रिएक्टिव पावर कैपेसिटर जो जनरेट कर रहा है, इसको Q1 से Q2 करने के लिए कितना रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहा है, कितना KVAR जनरेट कर रहा है, वो चीज़ हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा वैल्यू, दैट विल Q1 माइनस Q2 निकालना पड़ेगा हमको इस इक्वेशन से। तो Q1 हो जाएगा P tan 5.1 और Q2 हो जाएगा P tan 5.2। तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, दैट विल बी इन KVAR, दैट विल बी P tan ऑफ 5.1 माइनस 5.2। P जो है रियल पावर इन टर्म्स ऑफ किलोवाट, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस इक्वेशन में जो है P जो होगा वो रियल पावर होगा इन टर्म्स ऑफ किलोवाट, और 5.1 जो होगा 5.1 होगा कि इनिशियल पावर फैक्टर एंगल। 5.1 क्या होगा, इनिशियल पावर फैक्टर एंगल, और 5.2 जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ tan 5.2 होगा, और 5.2 जो होगा वो हो जाएगा डिजायर्ड पावर फैक्टर एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए हमको 5.1 से 5.2 एंगल करना है, वो मैं डिजायर यही था, दैट इज द डिजायर्ड पावर फैक्टर एंगल, या फिर इसको हम कॉस, तो इसको जो है अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, पावर फैक्टर, मान लीजिए हमको पावर फैक्टर एंगल हमको नहीं पता है सवाल में, या जनरली लोड में जो है वो एंगल नहीं दिया रहता है कि हाँ इसका पावर फैक्टर एंगल इतना होगा, उसके पास पावर फैक्टर दिया रहता है कि 0.8 है या 0.2 है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर से हम पावर फैक्टर एंगल निकालने लेंगे। पावर फैक्टर मान लीजिए इनिशियल पावर फैक्टर जो है cos 5.1 है, उसका मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए कुछ वैल्यू है, मान लीजिए 0.5 है, मान लीजिए इसको हमको इम्प्रूव करके 0.8 ले जाना है, तो cos 5.2 जो हो जाएगा 0.8 ले जाना है, तो 5.1 कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos 0.5, और 5.2 हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0.8। ये वाला वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ 5.1 एंड cos इनवर्स ऑफ 5.2। उससे हमको जो क्या होगा कि पावर फैक्टर टर्म में हम निकाल देंगे कितना मेरा रिएक्टिव पावर का कंपनसेशन जरूरत है, तो 5.1 ये निकल जाएगा। इससे हम लोग कैपेसिटर किस रेटिंग का चाहिए, कितना KVAR का चाहिए। मान लीजिए मेरे यहाँ इंडक्शन मोटर है 500 किलोवाट का, है ना,
वो अभी 0.6 पावर फैक्टर में काम कर रहा है। अगर उसको हमको 0.8 पावर फैक्टर में काम कराना है तो कितना रेटिंग का हमको उसमें कैपेसिटर बैंक लगाना होगा पावर सीरीज में, वो कैलकुलेशन हमको इसी से निकल जाएगा। चलिए एक सिंपल सा आपको एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि मेरा मोटर है, एक इंडक्शन मोटर है, उसका जो है 500 वाट का मोटर है, उसका जो है पावर फैक्टर मेरा है दिया हुआ है 0.6 पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर है। तो हमको इसको यूज करना है तो हमको कितना कैपेसिटी का इसमें कैपेसिटर लगाना पड़ेगा ताकि ये 0.6 के जगह 0.8 पावर फैक्टर दे मेरा, है ना, सॉरी 0.5 मान लेते 0.5 है ना, 0.5 की जगह 0.8 पावर फैक्टर दे। मेरा इनिशियल पावर फैक्टर क्या हुआ 0.5 है, डिजायर पावर फैक्टर क्या हुआ 0.8 है। इनिशियल पावर फैक्टर एंगल जो φ1 होगा क्या होगा cos इनवर्स ऑफ 0.5, मतलब क्या होगा आपका लगभग हो जाएगा, हमको लगता है कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा। और ये डिजायर्ड पावर फैक्टर एंगल जो होगा दैट इज φ2 जो होगा वो क्या होगा cos इनवर्स ऑफ 0.8, मतलब लगभग 36 डिग्री के आसपास होगा। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोग हो तो इससे निकाल सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, हमको लगता है 36 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो अब 60 डिग्री से 36 डिग्री लाने के लिए कितना कैपेसिटी का हमको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, उसका वैल्यू हम कैसे निकाल रहे थे, वो उसका वैल्यू था P गुने tan ऑफ φ1 माइनस tan ऑफ φ2, मतलब हो गया 500 वाट गुने tan ऑफ φ1 कितना होगा tan ऑफ 60 डिग्री माइनस tan ऑफ 36 डिग्री। इसको अगर हम निकालेंगे तो 500 tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3 माइनस tan 36 का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। tan 36 डिग्री अभी मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर पास में नहीं है, लेकिन आप लोग इसे कैलकुलेट करके तो जो भी वैल्यू होगा वो 500 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, इतना तो श्योर है। तो कैपेसिटर बैंक जो निकलेगा उसका वैल्यू 500 से मान लेते हैं 600 और 700, उतना वाट नहीं होगा, उतना एक्चुअली बार होगा, बार। तो क्या जो रिएक्टिव पावर जो लगेगा दैट विल बी मोर देन 500 बार। क्यों बार इसलिए क्योंकि रियल पावर जो मेरा वो वाट में है तो बार में होगा, अगर 1 किलो वाट में होता है केवीआर में हम इसको बनाते। आई होप कि ये क्या ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, P ऑफ tan ऑफ φ1 माइनस tan ऑफ φ2। इसमें आपको φ1 φ2 खाली आपको पावर फैक्टर एंगल निकाल के आपको यहाँ पुट कर देना है, बहुत ही आसान है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आप लोग इजी वे में जो है आपके इंडस्ट्रीज में या फिर आपके घर में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, कितना इम्प्रूव करने के लिए किस का रेटिंग का कैपेसिटर बैंक लगाना है, आप लोग इजी वे में इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। आपको जो है बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, आज बहुत सारे लोग जो है इंडस्ट्रीज या जो छोटे वाले लघु उद्योग लगाते हैं, उन लोग के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा पावर फैक्टर बहुत कम है, मेरा उसके कारण से मेरा बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, तो हम कितना कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाए, कितना कैपेसिटी का कंडेंसर लगाए। तो उसके लिए जो है वो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, उनको अगर अपना मोटर का वाटेज पता है तो वो आसानी से इस फॉर्मूला लगा के वो कितना कैपेसिटी का अपना कंडेंसर लगाएंगे ताकि उनका पावर फैक्टर इंप्रूव करे, वो आसानी से इस फॉर्मूला से P tan φ1 माइनस tan φ2 इससे वो निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ ये समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ सजेशन है तो आप लोग फ्री होकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्ते।